हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मर्चेंट नेवी के बारे में। जो जो टेंथ कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी, और जो ट्वेल्थ कंप्लीट किए हैं उनके लिए भी। मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जो आप टेंथ के बाद में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्वेल्थ के बाद में भी। इसमें कई डिपार्टमेंट्स रहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। कई लोग का मेरे पास में मैसेज आता है, फ़ोन पे बात करते हैं कि सर मर्चेंट नेवी क्या डिफेंस की है या प्राइवेट है। तो मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी प्राइवेट सेक्टर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आपको मतलब सैलरी देगी, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आपको हर चीज़ मतलब साइन ऑफ साइन ऑन पूरा सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होगा। ये डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। डिफेंस का अलग फील्ड है और इसका अलग फील्ड है। तो मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट सेक्टर है। मर्चेंट नेवी के अंदर में कई तरीके से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जैसे टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद, बीएससी के बाद, और उसके अंदर में भी कई क्राइटेरिया रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई बोलता होगा कि आपके फ्रेंड्स के पास में, या आपने सुना होगा कि सर कैप्टन का क्या रोल है, चीफ इंजीनियर का क्या रोल है। लोगों के माइंड में रहता है सिर्फ कैप्टन कैप्टन कैप्टन। बट कैप्टन सिर्फ एक डिपार्टमेंट होता है। कैप्टन पूरी शिप का केयर टेकर रहता है, लेकिन वो अपनी अलग ड्यूटी है उनकी, और बाकी लोगों की अलग अलग ड्यूटी है। जैसे कैप्टन के अंडर में पूरा शिप रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। क्रू के अलग ड्यूटीज़ है, चीफ इंजीनियर की अलग ड्यूटीज़ है। और इसमें सबसे अहम होता है दो डिपार्टमेंट। मर्चेंट नेवी को दो डिपार्टमेंट में ज़्यादातर बांटा गया है, जैसे डेक और इंजन, यही दो डिपार्टमेंट होते हैं। डेक के ऊपर में रहते हैं थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, क्रू, जीपी रेटिंग के भी लड़के लोग रहते हैं, और लास्ट कैप्टन, चीफ ऑफिसर, ये सब रहते हैं। और चीफ इंजीनियर जो होते हैं वो इंजन साइड को बिलोंग करते हैं। जैसे कि चीफ इंजीनियर हो गए, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। ये ऑफिसर रैंक की कैटेगरी हो गई। और सेकंड जो आता है वो जैसे आप ऑयलर, उसके बाद में फिर वाइपर और फीटर, ये सब इंजन डिपार्टमेंट के रहते हैं। और आज यही सब मैं क्लियर करूँगा कि टेंथ के बाद में आपको किस तरीके से आपको ज्वाइन करने का है, और क्या क्या आपको मतलब आगे स्कोप रहेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टेंथ के बाद और ट्वेल्थ के बाद आप किस तरीके से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। पर इसमें भी आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको कौन सा फील्ड आपको लेने का है। कि टेंथ के बाद में तो चलो आपने टेंथ किया, ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ के बाद में फिर आपको कौन सी फील्ड में जाने का है मर्चेंट नेवी में। जैसे कि डेक डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया कि डेक के ऊपर में मतलब शिप के जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको डेक बोलते हैं। और फिर इंजन का होता है उस, और उसी के अंदर में फिर क्रू आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, दोनों आते हैं। तो आपको पहले अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा कि आपको जो आपका कैरियर है वो आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं। डेक के साइड में ले जाना चाहते हैं या इंजन के साइड में ले जाना चाहते हैं। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि आपको अपना एम एकदम क्लियर रखना है। ये नहीं कि कई बार मतलब ये होता है कि डेक वाले पे जो लड़के लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं सर मेरे को इंजन में जाने का था लेकिन मैंने गलत कोर्स कर लिया, तो वो फिर आपको मतलब आपका फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए आपको पहले से ही अपना एक गोल रखने का कि मेरे को अगर डेक के ऊपर में काम करना है तो मेरे को जब तक मैं मर्चेंट नेवी में रहूँगा तब तक मेरे को अपना पूरा क्लियर फोकस अपने को डेक पे रखने का है, नहीं तो फिर अपने को इंजन में रखने का है। और एकदम क्लियर होने के बाद में ही आपको एडमिशन कराने का है। और एडमिशन कराने के बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट कोई भी एकेडमी नहीं देती। तो जब भी आप ट्रेनिंग करने के लिए अपना तैयारी कर रहे हूँ तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि ये एकेडमी मेरे को प्लेसमेंट देगी। वो प्लेसमेंट आपके ऊपर रहेगा कि आपको मतलब किस तरीके से प्लेसमेंट मिलता है, वो आपके स्ट्रगल के ऊपर रहेगा। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी एकेडमी आपको प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देती। हाँ, जो टॉप एकेडमीज़ हैं आप उसमें जाइए, पता कीजिए। और कई एकेडमी काउंसलिंग कराती है, काउंसलिंग के बेस पे शिप पे ज्वाइनिंग ईजिली हो जाती है, नहीं तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और मर्चेंट नेवी में कैरियर एकदम ब्राइट रहता है। सैलरी के बेस पे आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी, पूरी दुनिया आप घूमेंगे, तो कैरियर तो आपका एकदम हाई लेवल पे रहेगा। लेकिन इस फील्ड में आपको स्ट्रगल भी करना है, मेहनत बहुत है। और मेहनत आजकल कौन से फील्ड में नहीं होती, लेकिन आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। तो जो लोग 10th के बाद या 12th के बाद में अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक कोर्स आता है। मैं नॉर्मली एक कोर्स के बारे में आज डिस्कस करूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं कई कोर्सेज लेके आऊँगा। जैसे ऑफिसर्स के लिए आपको 12th के बाद में क्या रहेगा, जैसे डेक कैडेट हो गया, इंजन डिपार्टमेंट का हो गया, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, ऐसे कई कैटेगरी में मर्चेंट नेवी के कोर्सेज हैं। पर मोस्टली 10th के बाद और 12th के बाद में जीपी रेटिंग क्रू के लिए जो लड़के हैं क्रू में जाना चाहते हैं वो मतलब 10th के बाद में अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस कोर्स का नाम है जीपी रेटिंग जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के नाम से ही आप समझ गए हैं कि जनरल पर्पस क्या होता है। जनरल पर्पस में आपको हर काम करना पड़ेगा, जो भी आपको चीफ ऑफिसर साहब बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। बोसन, कोई भी मतलब जो आपको डेली रूटीन के काम है वो करना पड़ेगा। तो जनरल पर्पस के लिए क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके से एकेडमी में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग करूंगा। सबसे पहले जो रहता है, नॉर्मली आपको अगर आपने सर्च किया होगा तो 6 महीने का कोर्स रहता है और आपको 6 महीने में आपको एकेडमी में हर चीज़ सिखाया जाएगा। और आपको 10th में कम से कम 40% के ऊपर मार्क्स चाहिए रहता है। और एज इसमें 17.5 से लेके 25 साल तक की उम्र रहती है। मेडिकल में आपको फिट होना पड़ेगा। मेडिकल में सबसे आपको कोई चीज़ की मतलब मेडिकल में आपको फिटनेस का ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस नहीं
लिया जाता। आपकी आई साइड कमज़ोर है चलेगा, 6/6 है, 6/9 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते। और उसके बाद में आपको 6 महीने की जो ट्रेनिंग रहेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग से पहले जो आपको तैयारी करनी रहेगी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो एकेडमी हर साल 2 बार इशू करती है ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद में फिर आपको अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको मन लगा के ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में काउंसलिंग के लिए होगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो आपको प्लेसमेंट एकेडमी के थ्रू ही मिल जाएगी, नहीं तो आपको बाहर प्लेसमेंट आपको सर्च करना पड़ेगा। और प्लेसमेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है, घर बैठे किसी को नौकरी नहीं मिलती, ये बात आप अपने माइंड में रखिए। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, हर एकेडमी के बाद में हर ऑफिस में जाना पड़ेगा, अपना रिज्यूम देना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। अगर सर्वेयर को समझ में आता है कि आप एलिजिबल हैं उसके जहाज़ संभालने के लिए, तभी वो आपको हायर करेगा। अगर आप क्वालिफाइड हैं तभी आप जा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मतलब ट्रेनिंग हो गया और मैं मतलब शिप में चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग में भी आपको इतना 100% देना है और उसके बाद में फिर आपको इंटरव्यू में भी क्लियर करना है, तभी आपको प्लेसमेंट मिलेगा। उसके बाद में जब आप ज्वाइन हो जाएंगे, जो आपका पहला रैंक रहेगा वो रहेगा ओएस। जीपी रेटिंग के बाद में आपको ओएस के रैंक में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ओएस का मतलब होता है ऑर्डिनरी सीमैन, ठीक है। ऑर्डिनरी सीमैन मिनिमम आपको 9 मंथ का सी एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद में ही आप एलिजिबल रहेंगे एबल सीमैन के लिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप आपका वॉच कीपिंग के बाद में फिर आपको बोसन, उसके बाद में फिर बोसन में कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा। अगर आप ऑफिसर लाइन में जाना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिए और 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और कैप्टन के रैंक में आप सेल कर सकते हैं। और अगर किसी को और भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।